हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 27 देखा था। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 28। फ्रेंड्स, सेक्शन 28 की जो मार्जिनल नोट्स है उसमें क्या दिया गया है कि कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस रिलेवेंट। मीन्स उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पे प्रभाव के दूर हो जाने के बाद की गई संस्कृति सुसंगत है। सो फ्रेंड, इस सेक्शन में आगे क्या दिया गया है कि इफ सच अ कन्फेशन एज इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 24 इज मेड आफ्टर द इम्प्रेशन कॉज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हैज इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बी फुली रिमूव्ड, इट इज रिलेवेंट। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 28 में क्या दिया गया है कि यदि ऐसा कोई कन्फेशन जैसा सेक्शन 24 में दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अगर कोई कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर प्रॉमिस द्वारा उस पर्सन द्वारा प्राप्त किया जाता है जिस पर्सन की अथॉरिटी में वो व्यक्ति है जो व्यक्ति कन्फेशन दे रहा है। मीन्स अगर पुलिस द्वारा या फिर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा जिसके अंडर वो आरोपी था, उस आरोपी को डरा के धमका के कोई कन्फेशन लिया गया है, तो वो कन्फेशन जो है वो किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इररिलेवेंट होगा। मीन्स उस कन्फेशन को किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आरोपी के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता। तो सेक्शन 28 में क्या दिया गया है कि अगर ऐसा कोई कन्फेशन है जैसा कि सेक्शन 24 में दिया गया है, मीन्स ऐसा कन्फेशन जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस द्वारा प्राप्त किया गया है, तो सेक्शन 28 में आगे क्या दिया गया है कि अगर कोर्ट की राय में कन्फेशन जो है वो उत्प्रेरणा, धमकी या फिर वचन की वजह से आरोपी के मन पे जो प्रभाव पड़ा था, उस प्रभाव को पूरी तरह दूर हो जाने के बाद किया गया है, तो वो कन्फेशन सुसंगत है। मीन्स यदि ऐसा कोई कन्फेशन है जैसा कि सेक्शन 24 में दिया गया है, और अगर कोर्ट की राय में वो जो कन्फेशन है वो उस इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का जो आरोपी के मन में प्रभाव पड़ा था, उस प्रभाव के दूर हो जाने के बाद किया गया है। मीन्स अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आरोपी द्वारा किया गया कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के रिमूवल के बाद किया गया है, तो वो कन्फेशन जो है वो रिलेवेंट होगा। क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 में क्या दिया गया है कि अगर कोई कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की वजह से दिया जाता है, तो वो कन्फेशन जो है वो रिलेवेंट नहीं होगा। तो इसीलिए सेक्शन 28 में दिया गया है कि यदि ऐसा कोई कन्फेशन है जैसा सेक्शन 24 में दिया गया है, और अगर कोर्ट की राय में वो कन्फेशन जो है वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस द्वारा जो आरोपी के मन में प्रभाव पड़ा था, उस प्रभाव के दूर हो जाने के बाद किया गया है, मीन्स वो कन्फेशन आरोपी द्वारा बिना किसी थ्रेट के, बिना किसी इंड्यूसमेंट के या फिर बिना किसी प्रॉमिस के दिया गया है, तो वो कन्फेशन जो है वो रिलेवेंट होगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 28 आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28, कन्फेशन इज वैलिड इफ मेड आफ्टर द रिमूवल ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। Thus, once the mind is set free from the fear created by the threat of evil, any confession made is likely to be free and voluntary, and there can be hardly any objection to its validity. So friends, अब हम देखते हैं सेक्शन 29। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 29 के मार्जिन नोट्स में क्या दिया गया है कि confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy, means अन्यथा सुसंगत संस्कृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना। मीन्स अगर किसी आरोपी द्वारा किया गया कन्फेशन वैसे तो रिलेवेंट है, तो इस कारण से वो इररिलेवेंट नहीं होगा कि वो कन्फेशन इसलिए किया गया था कि उस कन्फेशन को गुप्त रखा जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सेक्शन 29 में आगे क्या दिया गया है कि इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रिलेवेंट, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to the questions which he need not have answered, whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him. So friends, सेक्शन 29 में क्या दिया गया है कि यदि ऐसी संस्कृति जो अन्यथा सुसंगत है, मीन्स ऐसा कन्फेशन जो वैसे तो रिलेवेंट है, वह केवल इसलिए विसंगत या फिर इररिलेवेंट नहीं हो जाता कि वह कन्फेशन इस वचन के बाद दिया गया था कि उस कन्फेशन को गुप्त रखा जाएगा। मीन्स वो कन्फेशन इस प्रॉमिस के बाद दिया गया था कि उस कन्फेशन को
गुप्त रखा जाएगा, उसको सीक्रेट रखा जाएगा, या फिर उस कन्फेशन को प्राप्त करने के लिए आरोपी को कोई धोखा दिया गया है, या फिर वह कन्फेशन तब लिया गया था जब उस कन्फेशन को देने वाला व्यक्ति दारू के नशे में था, मीन्स व्हेन ही वॉज ड्रंक, अथवा वह कन्फेशन उस प्रश्न के उत्तर के दौरान दिया गया था जिस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आरोपी बाध्य नहीं था, और उन प्रश्नों का स्वरूप चाहे कैसा भी रहा हो, या फिर वह कन्फेशन देते समय आरोपी को ऐसी चेतावनी नहीं दी गई थी क्योंकि वह कन्फेशन देने के लिए बाध्य नहीं है, और अगर वह कन्फेशन देता है तो वो कन्फेशन उसके अगेंस्ट एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 29 में यही दिया गया है कि अगर कोई कन्फेशन वैसे तो रिलेवेंट है तो सिर्फ इस बात के लिए वो कन्फेशन इरेलीवेंट नहीं होगा कि वो कन्फेशन जो है वो आरोपी से झूठ बोल के लिया गया है, या फिर आरोपी को धोखा दे के लिया गया है, या फिर आरोपी जब नशे में था तब लिया गया है, या फिर वह कन्फेशन उस प्रश्न के उत्तर के दौरान दिया गया है जिस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आरोपी बाध्य नहीं था, या फिर वह कन्फेशन लेते समय आरोपी को ऐसी चेतावनी नहीं दी गई थी कि आरोपी जो है वो कन्फेशन देने के लिए बाध्य नहीं है, और अगर आरोपी कन्फेशन देता है तो वह कन्फेशन आरोपी के अगेंस्ट जो है वो एज एविडेंस यूज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 29 के अनुसार अगर कोई कन्फेशन रिलेवेंट है तो वो कन्फेशन सिर्फ इस बात के लिए इरेलीवेंट नहीं होगा कि वह कन्फेशन जो है वो इन 5 परिस्थितियों में प्राप्त किया गया है। तो ये परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं? पहला कि बाय मेकिंग प्रॉमिस दैट इट विल केप्ट सीक्रेट, मीन्स अगर वह कन्फेशन आरोपी को ये बोल के प्राप्त किया गया है कि उसके कन्फेशन को सीक्रेट रखा जाएगा, तो सिर्फ इसके लिए वो कन्फेशन जो है वो इरेलीवेंट नहीं होगा अगर वो कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट है। दूसरा सर्कमस्टेंसेस क्या है कि बाय प्रैक्टिसिंग अ डिसेप्शन ऑन द एक्यूज, मीन्स अगर वह कन्फेशन आरोपी को धोखा देके प्राप्त किया गया है तो भी वो कन्फेशन इरेलीवेंट नहीं होगा अगर वह कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट है। ठीक है। अगली परिस्थिति क्या है कि व्हेन द एक्यूज वाज ड्रंक, मीन्स जब वो कन्फेशन आरोपी द्वारा प्राप्त किया गया तब आरोपी जो है वो दारू के नशे में था, मतलब जब आरोपी का कन्फेशन लिया गया तब वो दारू के नशे में था तो भी वो कन्फेशन इरेलीवेंट नहीं होगा अगर वो कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट है। ठीक है। और अगली परिस्थिति क्या है कि इन आंसर टू द क्वेश्चन विच एक्यूज पर्सन नीड नॉट हैव आंसर्ड, मीन्स वह कन्फेशन उस प्रश्न के उत्तर के दौरान प्राप्त किया गया है जिस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आरोपी बाध्य नहीं था, तो भी वो कन्फेशन इरेलीवेंट नहीं होगा अगर वो कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट है। और अगली परिस्थिति क्या है कि नो वार्निंग वॉज गिवन टू द एक्यूज दैट ही वॉज नॉट बाउंड टू से एनीथिंग एंड दैट व्हाट एवर ही विल स्टेट विल बी यूज्ड अगेंस्ट हिम, मीन्स कन्फेशन लेने से पहले आरोपी को वार नहीं किया गया था, आरोपी को चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह कन्फेशन देने के लिए बाध्य नहीं है, और अगर आरोपी कन्फेशन देता है तो वह कन्फेशन आरोपी के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो भी वो कन्फेशन इरेलीवेंट नहीं माना जाएगा अगर वो कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट है। तो फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 29 के अनुसार अगर कोई कन्फेशन इन परिस्थितियों में दिया गया है, कौन सी परिस्थितियाँ जो पॉइंट नंबर 1 से 5 तक में दी गई हैं, तो भी वो कन्फेशन इरेलीवेंट नहीं माना जाएगा अगर वह कन्फेशन इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 29 के अनुसार अदरवाइज रिलेवेंट है। सो फ्रेंड्स, सिंपल भाषा में अगर आरोपी द्वारा दिया गया कोई कन्फेशन रिलेवेंट है तो भले ही आरोपी ऐसा बोले कि वो कन्फेशन जो है वो उसको झूठ बोल के लिया गया, या फिर वो कन्फेशन उसको धोखा दे के लिया गया, या फिर वो कन्फेशन जो है वो ऐसे प्रश्न के उत्तर के दौरान मिला जिस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आरोपी बाध्य नहीं था, या फिर वो कन्फेशन आरोपी ने दारू के नशे में दिया, या फिर वो कन्फेशन देते समय आरोपी को वार्न नहीं किया गया था, तो भले ही आरोपी ये सारे डिफेंस ले तो भी वो कन्फेशन जो है वो इरेलीवेंट नहीं माना जाएगा, वो कन्फेशन रिलेवेंट ही होगा इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 29 के अनुसार। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।